नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शटडाउन लेने के बावजूद भी बिजली घर से छोड़ी लाइट और 4 झुलस गए, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कहां 7 मार्च को होने वाले मतदान पर जिलाधिकारी ने दी जानकारी। साथ ही जानेंगे कि कहां यूक्रेन से वतन लौटी अनामिका। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर माजरा में गिरीश पुत्र ओझन के मकान पर प्लास्टर का कार्य चल रहा था। गिरीश के मकान से टच होकर 11,000 की बिजली की लाइन निकल रही थी, जिसमें गिरीश ने आदमपुर बिजली घर पर मकान के कार्य चलने की सूचना दी और बिजली को 2-3 घंटे के लिए बंद करने को बोला। बिजली घर में ऑपरेटर अंकुश कुमार ने बिजली को 12 बजे तक बंद करने को कहकर कार्य करने को कहा, जिसमें गिरीश के मकान पर राज मिस्त्री कार्य करने लग गए। परंतु कुछ ही देर में 11,000 की लाइन में करंट आ गया और 4 लोग 11,000 की लाइन की करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परंतु नेपाल पुत्र गिरीश की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे निजी चिकित्सकों ने मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा 2022 के 7वें चरण में 7 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर जिलाधिकारी भदोई आरिका अखोरी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर मतदान के संबंध में दिशा निर्देश दिए। और 27 स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स क्रियाशील हो जाएंगी, जो किसी भी प्रकार की कैश, लिकर इत्यादि को जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसके पेपर्स नहीं हैं और प्रलोभन के लिए यूज़ हो रही हैं, यदि ऐसे केसेस आते हैं उनको पकड़ेंगे और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कार्मिकों की ड्यूटी लग चुकी है, उनकी ट्रेनिंग 2 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं और हमारी रवानगी पोलिंग पार्टी की 6 मार्च को होगी और बाकी हमने सब तैयारी पूर्ण कर ली है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि मिल करके हम निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। जैसा कि मैम, जो कोविड पेशेंट हैं और जो विकलांग हैं, किस तरह की वोटिंग दे सकते हो, कहाँ से दे सकते हैं? देखिए, जो दिव्यांग मतदाता और 80 से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स मतदाता हैं, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म 12G होता है पोस्टल बैलेट के लिए, वो दिया था और उनसे विकल्प मांगे थे कि यदि वो चाहते हैं कि घर पे आके उनकी वोटिंग कराई जाए तो वो विकल्प दे सकते हैं। तो इस क्रम में हमें 1211 लोगों ने विकल्प दिया कि वो देना चाहते हैं, 80+ और दिव्यांग, और इनकी वोटिंग कल कराई गई। हमारे कलेक्ट्रेट से ही रवाना की गई थी टीम्स और इन सब लोगों तक वो पहुँचे और 1096 लोगों ने अंतिम समय में हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो व्यक्ति किसी भी तरह से भय या प्रलोभन के माध्यम से चुनाव को दुष्प्रभावित कर सकते हैं, उनका और उनको पहचान करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे तत्वों पर लगातार नज़र रखी जाए। इसके अलावा जो किसी तरह की अशांति फैलाना या भय का माहौल पैदा कर सकते हैं, उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारे जितने भी मतदान केंद्र हैं उन पर 100% CPMF की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है और पुलिस फोर्स का हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो तैयार हो गया है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और पीसफुल तरीके से कराएंगे। एक कंपनी, एक प्लाटून PSC भी प्राप्त की है और लगभग 4700 के आसपास, यानी 4700 के आसपास हमें बाह्य जनपदों से सिविल पुलिस और होमगार्ड के जवान मिलेंगे। भदोई से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। चतरा SP राकेश रंजन इन दिनों अवैध पोस्तों की खेती करने वालों के विरुद्ध विनिष्टीकरण अभियान तेज कर चुके हैं। SP के निर्देशानुसार गुरुवार को हटरगंज थाना प्रभारी सचिन कुमार दास एवं प्रशिक्षु DSP धनंजय कुमार राम तथा सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ग्राम कोलवा, बेदौली, गायघाट के अतिरिक्त कई गाँव में विनिष्टीकरण अभियान चलाया। इस अभियान में लगे 5 एकड़ में पोस्ता की लहलहाती फसलों को नष्ट किया गया है। इस संबंध में प्रशिक्षु DSP एवं थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से बताया कि अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले खेती करना छोड़ें, अन्यथा कानून का शिकंजा रोज ब रोज बढ़ता जाएगा। मिले गुप्त सूचना के आधार पर आज गायघाट और कोरवा गांव में जो हंटरगंज PS के अंदर है, हमने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हंटरगंज पुलिस और वन विभाग के सहयोग से इसमें हमने अभी तक करीब 3 एकड़ से 4 एकड़ तक अवैध पोस्ता की खेती को विनष्ट किया है और साथ ही साथ हम जन जागृति अभियान भी चला रहे हैं कि आगे से इस तरह की खेती ना करें। धन्यवाद। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
यूक्रेन व रूस के बीच चल रही जंग में एक सप्ताह से फंसी इमामगंज प्रखंड के रानीगंज के रहने वाले डॉक्टर द्वारका प्रसाद की बेटी अनामिका कुमारी बुधवार को अपने वतन घर लौट आई। अनामिका यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वह एक सप्ताह से यूक्रेन के राजधानी कीव में रूस के जंग में फंसी हुई थी। अनामिका हंगरी बॉर्डर से अपने देश पहुंची है। इधर अनामिका को अपने देश में पहुंचने की सूचना मिलते ही परिजनों के साथ साथ प्रखंड में खुशियां फैल गई हैं। कहेंगे यूक्रेन के हालात को देखते हुए क्या कहेंगे, कैसे वहाँ पर से आई हैं आप? बहुत ही परेशानी झेलते हुए आए हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी जो भी है और भी बच्चे हुए जो स्टूडेंट हैं वहाँ से उन लोग को जल्दी से जल्द निकालने की कोशिश किया जाए और घर वापस जाए। क्या तिरंगा को देख करके क्या कुछ क्रेडिट वगैरह मिलती थी? हाँ, हमें वहाँ पे पास मिला जाने के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप अपने फ्लैग को लगा लो तो वहाँ पे आपको ईजिली एंट्री मिल जाएगी और किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी की तरफ से भी कोई सहायता आप लोग को? हाँ, हमें मेशी की तरफ से सहायता मिली और हमें यहाँ तक लाने में उन्हीं का हाथ है और हमें सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया और हमें घर तक सही सलामत छोड़ा। क्या वहाँ के हालात को कहेंगी, वहाँ से कितना दूर पर ये मिसाइल दागी जाती थी? मैं जहाँ पे थी वहाँ से 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर हुआ है और मैं सारे कुछ मैं अपने आंखों से देखी। कितनी तबाही वहाँ पर लगभग हुई है, किस तरीके से? वहाँ पे तबाही का तो कुछ बता ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा हुआ है। मतलब आप बेटी आज यूक्रेन से वापस लौटी है, बहुत खुशी है। खुशी है कि उसको कोई हमने किया जा सकता है। किसकी सहायता आप मान रहे हैं कि आपकी बेटी आपके घर तक पहुँची? सरकार की सहायता से पहुँची है। क्या फिर लग रहा है कि फिर से आप अगर पढ़ाई जो कंप्लीट नहीं हो पाई है फिर से भेजना चाहेंगे? वहाँ की सिचुएशन क्या रहता है देखा जाएगा और वहाँ की सिचुएशन खराब रहने के बाद तो नहीं मिल जाएगा। वहाँ एजुकेशन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोशिश करें कि डिग्री ले, अगर सरकार नहीं देती हो तो। आपकी बच्ची बाहर पढ़ रही थी, वहाँ बमबारी का सूचना मिलता होगा आप लोगों का, फोन से डायरेक्ट बात होती होगी, तो मन में कैसा डर लगता होगा? हम तो समझ गए थे कि मेरी एक बेटी लौट लेकर नहीं आएगी। जो साथ है इसको लेकर क्या कहें? बहन मेरे साथ बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि ये आज आ गई। जब वहाँ थी तो कैसा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? मन में बहुत ज़्यादा डर आ रहा था कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, इतना बमबारी हो रहा था। बहुत घर वाले लोग को बहुत टेंशन था। अभी सब लोग बहुत खुश हैं। बहन से बात होती थी बराबर? बहन से बराबर बात होती थी। कैसा बताते थे, क्या बताते थे? वो वहाँ का मंजर बताती थी कि यहाँ पे मतलब बारूद, गोली, बम ये सब चल रहा है मतलब आपके सामने, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। पता नहीं क्या स्थिति होगी वहाँ। आज वतन वापसी हो गई, अपने घर तक आ गई है। आज वतन वापसी हो गई है, बहुत खुश है। सरकार का भी बहुत धन्यवाद है। जी, नाम बता दीजिए। अपराजिता बोल रही हूँ। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मोहम्मदी तहसील क्षेत्र के गांव सेमरा जानीपुर के आलोक सिंह पुत्र संतोष सिंह MBBS यूक्रेन यूनिवर्सिटी उड़ीसा में फंसे थे। आज सुबह अपने घर पहुंचे और परिवार में खुशी की लहर है। आलोक जी, आज आप घर आ गए हैं, क्या स्थिति रही यूक्रेन की, कैसे आप यहां तक पहुंचे? जी, मैं अडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था। वहाँ पर हम सब वहाँ से एक ट्रेन से निकले थे चौप रेलवे स्टेशन, करीबन 200 से 250 लोग, जहाँ वहाँ चौप से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके गए थे हंगरी, जहाँ जोहानी में हमको एम्बेसी से लोग आए थे लेने और बुदापेस्ट ले गए थे, जहाँ उन्होंने रहना खाना सारा अरेंजमेंट करवाया था। गवर्नमेंट ने जितना भी बॉर्डर के उधर था सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को अवेलेबल करवाई। वहाँ से यहाँ घर तक हम लोगों को कोई एक्सपेंस नहीं उठाना पड़ा, सारी भारत सरकार ने उठाया। और जैसे कि कल मैं यहाँ पर अपने घर वालों से 1 बजे के टाइम पर मिला हूँ। दिल्ली से हमको कार से भेजा गया था। क्या स्थिति रही तब आपने देखा कि यूक्रेन और रूस का जब आपके यहाँ अटैक होने लगा, तो क्या आपके मन में था कि घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, क्या बातें मन में चल रही थी? और आपके साथी कौन कौन साथ में थे, क्या इसके बारे में बताइए। मैं हॉस्टल में था, वहाँ पे कम से कम 25 से 30 लोग हम लोग थे। तो अटैक हो रहे थे जब, तो हम सब काफ़ी डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें,
क्योंकि उस टाइम किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि शायद हमारे एम्बेसी और लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज में एसबी इंटर कॉलेज लहुआ कला लालगंज विधानसभा से प्रत्याशी नीलम सोनकर के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी। इस मौके पर सौरभ सिंह, ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह, रजनीकांत त्रिपाठी, योगेंद्र राय आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में स्थित थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला हबीबगंज रहमानिया स्कूल के पीछे शॉर्ट सर्किट होने के कारण घर में लगी आग और चीख पुकार मची। वहीं पूरे परिवार पर अब आर्थिक संकट छा गया है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा ऐसे अस्थायी परिवार को किस प्रकार की सहायता मिलती है। अच्छा, क्या हुआ आपके यहाँ पर? आग लग गई थी। कैसे? बिजली के तारों में शॉर्ट हो गया। कब की बात है? ये रात के 2 बजे की बात है। लगभग कितना नुकसान हुआ? 40,000। किसी तरह की कोई थाने में सूचना दी? अभी नहीं थी, देने आ गई। किसी आला अधिकारी को फोन किया? अभी तो करा था लेकिन फोन उठा नहीं है। किस जगह का मामला है पूरा? ये अभी बनेगा। आप प्रशासन से किस तरह की मदद चाहते हैं? यही चाहते हैं कि कुछ मदद हो जाए। कौन सा थाना पड़ता है आपको? सवाना जी, क्या हुआ? किस तरह से आग लगी आपके? हम तो सो रहे थे, हमें मालूम। क्या बजे की घटना है? मुझे 2 बजे की है। आपको पता कब चला? हम उठे थे, धुआं भर रहा था घर में बहुत। किस चीज़ से आग लगी होगी? आग से लगी है। लगभग कितना नुकसान हुआ और क्या क्या सब मशीनें सब जल गई है। क्या सामान? मशीनें काय कपड़े धोने वाली मशीन, कपड़े नए कपड़े भी बनवाए थे सब। अब किस तरह की मदद चाहती हैं आप शासन से? तो ये मदद कर रहे हैं, जिससे जला भी तो कुछ हो मदद। 4 महीने हो गए, किस्त भरवाई तो नहीं कुछ हुई। काय की किस्त? ये 2.5 लाख की। किससे भरवाई थी? किस्त मतलब? ये 2.5 लाख की किस्त नहीं मिल रही थी। हाँ। बेचारे मजदूर आदमी है हम लोग, तो हमने 2.5 लाख की किस्त आ जाएगी तो बनवा लेंगे। पैसे अभी मिले नहीं आपको? नहीं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कोल्लू क्षेत्र में सकुशल संपन्न हुआ मतदान कार्यक्रम। लगभग 50 से 60% वोट सभी बूथों पर पड़े। बूथ स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ जवानों ने बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता को बूथ तक पहुंचाया। देर शाम को डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने बूथों का निरीक्षण किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता देव अग्रहरी की रिपोर्ट। महाराजगंज के ब्लॉक ब्रिजमनगंज में गुरुवार की सुबह शुरू हुआ मतदान दिन चढ़ने के साथ ही धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मतदान करने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक बूथों पर पहुंचे और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। सुबह से ही वोट डालने को लेकर लोगों में उत्साह रहा। महिलाएं हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, सभी मतदान को लेकर उत्साहित रहे। जैसे जैसे लोगों की पहुंच मतदान केंद्रों पर होती गई, वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला गया। सुबह से लोगों में मतदान को लेकर उत्सुकता रही। सभी मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की होड़ में था। इसका असर रहा कि वोटिंग में सबने बाजी मारी। शाम 5 बजे मतदान का प्रतिशत 54.31 तक था। इसके बाद ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी रही। सभी मतदाताओं में वोट डालने को लेकर अलग ही जुनून नजर आ रहा था। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। केसरिया प्रखंड सभागार भवन में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्यों की पहली बैठक प्रखंड प्रमुख आलिया प्रवीण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा एक दूसरे का परिचय लिया गया। सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रस्ताव दिए। बैठक की बीपीआरओ राजेंद्र राम ने संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों अपने क्षेत्र के सभी आम एवं खास लोगों को साथ लेकर चलें। सभी के साथ मिलजुल कर चलने में ही विकास की गति बढ़ सकती है। सदस्य की बैठक में क्या अहम मुद्दा क्या रहा? बैठक में प्रथम मुद्दा था वर्ष 2022-23 की योजनाओं का चयन और विभिन्न विभागों से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की बहुत सा ग्रीवांश था और विभाग से संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। माननीय जनप्रतिनिधियों से और समस्याओं का समाधान किया गया। इसमें क्या निष्कर्ष निकला सर? निष्कर्ष निकला कि जो संबंधित विभाग के
पदाधिकारी गण आए थे, उनके विभाग से संबंधित अगर हमारे माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सवाल पूछा गया तो कुछ समाधान तो निकल गया ऑन स्पॉट, और कुछ के बारे में आदेश दिया गया कि अगली बार से जब बैठक में आए तो पूरे तैयारी के साथ आए और माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकें। सदन में शिक्षा के विषय पर भी मुद्दा छाया रहा। सदन में शिक्षा, इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी वगैरह वगैरह समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की है। क्या नाम है सर का? मैं राजेंद्र राम। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। आमला जनपद पंचायत मांडे के ग्राम भयावाड़ी के ग्रामीणों को 3 माह से राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं जब ग्रामीण वहां जाकर देखते हैं तो राशन की दुकान बंद मिलती है। ग्रामीण बेहद परेशान हो जाते हैं और ग्रामीणों को वापस आना पड़ता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जो आपके ग्राम में समस्या है, अनाज नहीं मिल रहा 3 महीने से, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी, ये समस्या ग्रामीणों ने काफ़ी बार बता चुके हैं कि भैया हमें राशन नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने सेल्समैन कैलाश दुर्वे जी बुलवा लेते हैं और राशन नहीं है का बहाना दे के और वापस कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन लोगों को अनुदान का गल्ला मिलता है तो पैसे वाले नहीं मिलता है, और पैसे वाला मिलता है तो अनुदान का नहीं मिलता है। तो ये समस्या क्यों आती है? सेल्समैन को तो पूरा रिकॉर्ड भर के देना पड़ता है, तो फिर ये कैसे मेंटेनेंस करते होंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को जब गल्ला नहीं मिल रहा है तो वो जो गल्ला आता है, जो राशन आता है, वो राशन जाता कहाँ है? सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं है इसके अंदर। इतनी गरीब जनता परेशान हो रही है, इनको राशन, ये सीएम साहब ने इसके पहले भी जो बैतूल जिले में प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपके द्वार की एक योजना चालू की है, हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ तो हम सोसाइटी में जाने के बाद राशन नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में जाने के बाद राशन नहीं मिल रहा है लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो लोग बोलते हैं कि भैया कल आना। उनसे बात होती है, वो बोलते हैं कल आना, ये लोग कल जाते हैं, फिर बोलते हैं भैया ये 5 किलो ले जाओ, 10 किलो ले जाओ, अब 2 दिन बाद आना। तो ऐसा कौन सा नियम है कि अलग अलग गल्ला बांटते हैं? इकट्ठा किसी भी व्यक्ति को जब गल्ला देना है तो भाई वो तो पूरा एक अनुदान का भी और पैसे वाला भी दोनों साथ में दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे ग्रामीणों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कई बार शिकायत करने पे 3 से 4 बार कैलाश दुर्वे जी, जिनसे हम बात कर चुके हैं उनको अपन बता चुके हैं कि भैया हमारे ग्रामीणों की ये समस्या है, अब इस समस्या का निराकरण कीजिए। आप गल्ला उनको टाइम पे दीजिए, राशन उनको टाइम पे दीजिए, और आपको महीने में 20 दिन राशन की दुकान खोलना है। लेकिन बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जिला अध्यक्ष अनीश कुमार गहलोत के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन प्रेषित किया। जिले में तेजी से बढ़ रही गौकशी की घटनाएं, जिससे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में गहरा रोष है। पिछले 2 दिन के भीतर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जिहादियों के द्वारा गौकशी की घटना को अंजाम दिया है, जिनमें खुर्जा कोतवाली नगर के ग्राम झमका, अनूपशहर थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरा जोगी, कोतवाली देहात के ग्राम कुछेजा में बड़ी गौकशी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। राजसेवी स्कूल की घोर लापरवाही। स्कूल में भवन निर्माण करते समय मजदूर प्रकाश जाटव निवासी बड़ी अकबई की हुई मौत। बिना सेफ्टी यंत्र के करा रहा था स्कूल प्रबंधक भवन का निर्माण कार्य। राजसेवी स्कूल के प्रबंधक की घोर लापरवाही आई सामने। भवन के निर्माण कार्य में नहीं थे सुरक्षा के कोई इंतजाम। अगले महीने होने वाली थी प्रकाश जाटव की बेटी की शादी। राजसेवी स्कूल में कार्य करते समय हुई मजदूर की मौत। घोड़ी पर खड़ा हुआ था तो जो क्या ऊपर पाइप खुल रहे थे, तो एकदम से वो पाइप कैसे टूट गया। मैं घोड़ी पकड़ में खड़ा रहा, जो ऊपर से ऊपर नीचे आ गया। कहाँ पे चल रहा था काम? जी यहीं पे। कहाँ पे? कौन सी स्कूल में? कौन से स्कूल में? स्कूल का नाम क्या है? राजसेवी स्कूल। क्या वहाँ के सामान नहीं दिया? तो कुछ नहीं था सर। क्या नाम है इसका जो खत्म हो गया? इसका नाम प्रकाश का। मौसम कहाँ रहता है? जी अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि राजसेवी स्कूल में काम चल रहा था, तो सीढ़ियों पर चढ़ के मजदूरी काम अपना कर रहा था, तो उसी समय गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई है।
और इसको हॉस्पिटल लाए तो मृत हो सकती है डॉक्टर। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ के पटेल नगर स्थित किसान इंटर कॉलेज के खेल मैदान में गठबंधन के प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। प्रदेश और देश को मजबूत करने के लिए भाजपा गठबंधन को मतदान करना जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आपका परिश्रम भयंकर है, लगता है साइकिल पंचर है। कहा कि 8 साल से भाजपा अपना दल इसका गठबंधन है, इसकी बयार अब तूफान का रूप ले चुकी है। इस प्रदेश ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिया है, इसलिए यहाँ का चुनाव महत्वपूर्ण है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर के 1857 की पहली क्रांति में नीलांबर पीताम्बरपुर दोनों भाइयों ने अहम भूमिका निभाई थी। दोनों भाइयों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर परंपरागत हथियारों से लड़कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। दोनों भाइयों के नेतृत्व में काफी संख्या में ग्रामीण लोग जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़कर अंग्रेजों से पलामू जिला को लगभग मुक्त ही करा लिया था, किंतु कुछ मुखबिरों के मुखबिरी के कारण इन्हें पकड़कर लेसीगंज में फांसी दे दी गई थी। ऐसे सपूतों को इतिहास तो भुला ही दिया, हमारी सरकारें भी बुलाने का काम कर रही हैं। आलम यह है कि इन सपूतों की जन्मस्थल एवं गांव चेमो सनैया मंडल डेमो के डूब क्षेत्र में आ गया है और शहादत स्थल लेसीगंज को कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हम लोगों ने अंचलाधिकारी से मुलाकात करके वो सौंपा जो पिछले 70 किसानों को वहाँ बस्ती का पर्चा मिला है, लेकिन फुटागड़ी नहीं हुआ रोटवा गाँव में। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि फुटागड़ी वहाँ के ज़मीन पे करे, रोटवा में गरीबों को ज़मीन दिलाएं। और पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।